योग से पहचान मिली और आयुर्वेद से एक नई राह मिली। शायद जनमानस के मन में भी ऐसी बात होगी और आज हम उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। आपको कब लगा कि आपको विज्ञान में रुचि है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए? पिछले 200-250 साल से विज्ञान ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, प्रगति की। उस विज्ञान की प्रगति को किस सिस्टम ने यूज़ किया, वो सिस्टम एडवांस हो गया। अब कोविड चल रहा था, उस दौरान लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे और घर पर ही एहतियात बरत रहे थे। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं है, हमारा खान पान भी उस पर डिपेंडेंट है। आज आप देखिए, हर एक शहर में, भारत के हर एक शहर में इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मॉडर्न साइंस बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, आयुर्वेद भी एक्टिव है, लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है कि हमसे ज़्यादा एक्टिव कोई नहीं। आयुर्वेद बीमारी के कारण को खत्म करता है, बीमारी के जो लक्षण है उनको कंट्रोल करता है, और जो बीमारी हमें महसूस होती है उसको रेगुलेट करता है। नेचुरल मेडिसिन इस मामले में सुपीरियर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। तो चलिए आज बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली पर यानी आयुर्वेद पर, और जानेंगे आज नई चुनौतियों और आधुनिक विज्ञान के साथ कहां खड़ा है आयुर्वेद। और इस पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं और आयुर्वेदिक रिसर्च के क्षेत्र में देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आयुर्वेद और विज्ञान के जुड़ाव पर भी उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा आज हम जानेंगे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय के व्यक्तिगत सफर के बारे में भी। हम समझेंगे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है, उनके रिसर्च के तरीके क्या हैं और कैसे आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर दुनिया में भारत की साख बढ़ाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आज बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अनुराग जी हैं और उन्हीं से समझेंगे कि आखिरकार आयुर्वेद और योग का जो ये संगम है वो कैसा है। डॉक्टर अनुराग, थैंक यू सोनम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके जो प्रश्न है वो आई थिंक शायद जनमानस के मन में भी ऐसी बात होगी, और आज हम उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो पतंजलि का योग और आयुर्वेद को लेके प्रोसेस है, रिसर्च है, और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज पतंजलि में यूज़ की जा रही हैं वो कैसे इन चीज़ों को हमें समझने में हेल्प कर सकती हैं। डॉक्टर अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे कि आपका निजी जीवन कैसा है, आप बचपन में कैसे थे और आपका जो छात्र जीवन रहा है वो कैसा रहा? अच्छा, मेरा पर्सनली तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मेरा छात्र जीवन साइंस के प्रति समर्पित रहा है। मैं एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ। मैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर से पीएचडी करने के बाद येल मेडिकल स्कूल यूएस से पोस्ट डॉक करके आया, और उसके बाद बहुत दिनों तक फार्मा इंडस्ट्री में मैंने काम किया, और फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जो दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके साथ काम करके पिछले 8 साल से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। और जो पतंजलि की हमारी जितनी भी रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं वो मेरी बहुत ही काबिल टीम उनको लीड करती है, उनको एग्जीक्यूट करती है, और उस रिसर्च किए हुए आउटपुट को पूरी दुनिया के सामने रखती है। आपको कब लगा कि आपको विज्ञान में रुचि है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और आपने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस को छोड़ करके आप रिसर्चर के तौर पर पतंजलि के साथ जुड़े? ये मुझे कब लगा, ये शायद आई वुड से 10 या 12 साल पहले की बात रही होगी। जब हम बात करते हैं नेचुरल मेडिसिन की, उनकी अपनी एक एफिकेसी है, उनकी एक अच्छी हमारे शरीर के साथ एक्सेप्टेबिलिटी है। हमारा शरीर जिन 5 चीज़ों से मिलके बना है, जिनका आयुर्वेद का हमारा सिद्धांत है, इसको पंच महाभूत कहते हैं, उन्हीं 5 चीज़ों से मिलके नेचुरल मेडिसिन बनती हैं। जो आप हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बनी है, तो हमारा शरीर उन चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं आते, एफिकेसी अच्छी मिलती है। फिर मुझे लगा अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उस तरफ और रिसर्च करें, और पतंजलि से अच्छा प्लेटफॉर्म, पतंजलि से अच्छा सेटअप शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर बहुत एडवांस रिसर्च करते हैं। आयुर्वेद हमारे जीवन का पहले से हिस्सा था, या फिर जब हमने इस पे रिसर्च किया, काम किया और जब इसको खोजने की कोशिश की उसके बाद हमें पता चला कि दुनिया के अंदर आयुर्वेद नाम का भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने स्वास्थ्य को एकदम सही रख सकते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं? सोनम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आयुर्वेद आज का नहीं है, आयुर्वेद जब से है, जब से मानव प्रजाति इस धरती पर घूम रही है। कुछ ऐसे जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं जो 4 लाख साल पुराने हैं, जिनका पूरा जबड़ा, पूरे डेंचर अभी उस फॉसिल में मिले थे। उनके अंदर भी फंसा हुआ कुछ एक पौधे का टुकड़ा मिला है, जो ये बताता है कि आज से 4 लाख साल पहले भी मानव
पौधों को दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल करता था। और वो जो प्रोसेस था वो तब से लगातार चला आ रहा है। हमारे जो कई 5000 साल पुराने हमारे जो शास्त्र हैं, जो अच्छी-अच्छी बातें हमारे जीवन के बारे में इसमें लिखी हुई हैं, उसमें एक हिस्सा मेडिसिनल वैल्यू के बारे में भी है कि कौन-सी बीमारी के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे महर्षि चरक, हमारे महर्षि सुश्रुत इस सब को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किए हैं। सुश्रुत को तो आज मॉडर्न मेडिसिन में सर्जरी का पितामह भी कहा जाता है। जितने भी मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन्स हैं वो सुश्रुत से ही इंस्पायर्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद आज की बात है, ये सदियों से हमारी परंपरा रही है, हमारी फैमिलियर वैल्यू रही है। और जब भी हम छोटे बीमार पड़ते हैं तो थोड़ी दवाइयों से, घर के उपचार से, दादी नानी के नुस्खे से ठीक हो जाते हैं, वो भी आयुर्वेद है। डॉक्टर अनुराग, आपकी जो पढ़ाई रही उसमें रिसर्च की नींव क्या रही, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि जो मॉडर्न साइंस है और आयुर्वेद, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को हम कैसे भर सकते हैं अगर आप अपने रिसर्च के जरिए भरना चाहें तो? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए क्या होता है कि पिछले 200-250 साल से विज्ञान ने बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, प्रगति की। उस विज्ञान की प्रगति को किस सिस्टम ने यूज़ किया, वो सिस्टम एडवांस हो गया। आयुर्वेद में 250-300 साल से हमने कुछ नया ऐड नहीं किया। हम वही करते रहे, वही फॉलो करते रहे जो हमारे ऋषि पुस्तकों में लिख के हमको देके गए थे, जो हम सीखे थे। एलोपैथिक सिस्टम ने उस मॉडर्न साइंस को इस्तेमाल किया और वो नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे हेल्प होनी शुरू हो गई। जैसे आज हम बात करें सीटी स्कैन की, पैट स्कैन की, एक्सरेज की, अल्ट्रासाउंड की, ये सब विज्ञान की उपलब्धियाँ हैं। ये होते थे, 200 साल पहले नहीं होते थे। मॉडर्न साइंस ने उसको पिकअप किया और आज वो मॉडर्न साइंस का डायग्नोस्टिक का अच्छा टूल बन चुके हैं। आयुर्वेदा में वैसा कुछ कम हुआ, पर पिछले 15 साल से अगर आप देखें, परम पूज्य आचार्य जी ने, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने उस थॉट प्रोसेस को थोड़ा वक्त से पहले देखा। अब आप देखेंगे जो मॉडर्न लेबोरेटरीज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की हरिद्वार में हैं, वो दुनिया की किसी भी फार्मा ग्रेड साइंस को मीट करती हैं या बीट करती हैं। जो जो रिक्वायरमेंट है रिसर्च की, चाहे आप बात करें अपने ह्यूमन सेल्स पे काम करने की, एनिमल मॉडल पे काम करने की, क्लिनिकल ट्रायल्स की, वो सब रूल्स और रेगुलेशंस के साथ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में की जाती हैं। और ये एक बहुत गौरव की बात है, पतंजलि के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि आयुर्वेद की वो विधा जिसके बारे में लोग कम बात करते थे, आज वो सरफेस पे आ रही है। लोग उसको मान रहे हैं। उन साइंस को हम साइंटिफिक जर्नल्स में, बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में, पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं, और पूरी दुनिया आयुर्वेद के उस विज्ञान को पहचान रही है, मान रही है और स्वीकार कर रही है। जब आप पतंजलि में आए तो आपको क्या लगा कि जो आप रिसर्च कर रहे थे या फिर रिसर्च से जुड़ी हुई जो जो भी चीज़ें आपने पढ़ाई करी, आपने प्रैक्टिस करी, उसमें कोई कमी रह गई थी? पतंजलि में आके मुझे दो चीज़ बहुत अच्छी मिली, अगर आप मेरी पर्सनल बात पूछें तो। क्योंकि पहले जब मैं काम कर रहा था, मैं फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा था, और जो मेरे टेस्ट आर्टिकल्स थे जिस पे मैं रिसर्च करता था, वो एक केमिकल लेबोरेटरी सिंथेसाइज करके देती थी। आप लगभग 1000 5000 अलग अलग कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल बनाते हैं केमिस्ट्री में, उनको बायोलॉजिकली टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि ये मेडिसिन आगे बन सकती है। पतंजलि में आके मुझे ये पता लगा कि जिन बातों के लिए हम केमिस्ट्री पे डिपेंड होते हैं, वो बातें नेचर में ऑलरेडी हैं। दुनिया की सबसे अच्छे केमिस्ट नेचर है, प्रकृति है। प्रकृति हर बार वही पौधे ऐसे ऐसे बनाती है और इतने छोटे छोटे घटकों के साथ बनाती हैं जिनको एक केमिस्ट्री लैब द्वारा बनाना नियर इम्पॉसिबल है। तो ये आके मुझे पता लगा कि जब हम इन हर्बल एक्सट्रैक्ट पे काम करें, इन पौधों के उन घटकों पे काम करें जिनका एक मेडिसिनल वैल्यू है, वो हमें आगे बढ़ाएगा। तो जो आज आप देखिए फार्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा इशू है। इशू ये है कि पिछले 10-12 साल में आप देखें ज़्यादा नई दवाइयाँ नहीं आ रही हैं। सिंथेटिक वर्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में ज़्यादा नहीं आ रही हैं, और जो भी आ रही हैं वो बहुत स्पेसिफिक डिजीज़ की आ रही हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि एक दवाई को खोजने में, बनाने में, क्लिनिक तक लाने में लगभग 10 से 12 साल लगते हैं, और कम से कम $10 बिलियन लगते हैं। मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर लगते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत खर्चीला है। बहुत सारे फार्मा कंपनी उधर ज़्यादा नहीं जाना पा रहे हैं। आयुर्वेदा एक उसका बहुत सुलभ तरीका है। आपके पास क्लिनिकल डेटा ऑलरेडी हैं। आपको पता है जब आपको बुखार आ रहा है तो आप गिलोय खाते हो, जुकाम आता है तो आप घर में तुलसी की चाय पीते हो। मतलब आपको पता है कि ये दवाइयाँ आपके साथ कई सालों से चली आ रही हैं। आपको खाली ये पता करना है कि ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। जैसे कि हमने देखा जब कोविड चल रहा था, उस दौरान लोग अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे और घर पर ही एहतियात बरत रहे थे। घर पर किचन से छोटी मोटी चीज़ें जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी पत्ता, गिलोय, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी और लोग उससे ठीक भी हो रहे थे, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे थे। तो आपको लगता है कि जब भी देश के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आयुर्वेद सबसे मजबूत स्तंभ है? मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ।
सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं है, हमारा खान-पान भी उस पर डिपेंडेंट है। आज आप देखिए हर एक शहर में, भारत के हर एक शहर में इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे। और उतने ही ज़्यादा फ़ास्ट फूड काउंटर्स हैं, उतने ही ज़्यादा छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उतनी ही ज़्यादा ऐसी दुकानें हैं जो प्रोसेस फूड बेच रही हैं। तो अगर आप अनुपात देखेंगे, जिस अनुपात में हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ा है, उसी अनुपात में और उससे ज़्यादा इन फास्ट फूड आउटलेट का नंबर बढ़ा है, जो ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब तक खाना है। अगर हम इसको फॉलो करें तो शायद हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत। पहले के दौर में हम देखते थे कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो घर में घर का पूरा काम संभालती थी, और जो उनका खान पान था काफ़ी देसी था, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें खाती थी। लेकिन आज की महिलाओं की अगर हम बात करें, आज से 20 साल पहले की महिलाएं और अब की जो महिलाएं हैं उनके अंदर विटामिन्स और तमाम चीज़ों की कमियां हो जा रही हैं। खून की कमी हो रही, और उधर कैल्शियम की भी कमी हो रही है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अंदर नहीं पहुंच रही हैं, जबकि कहा जा रहा है कि आज का जो युग है आधुनिक हो चुका है, खान पान भी काफ़ी आधुनिक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के जहन में रहता है कि पहले के लोग इतना मजबूत कैसे होते थे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसमें आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हाथ था। सोनम जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आयुर्वेदिक अकेला ही नहीं, इसमें देखिए जो हमारी दिनचर्या थी वो भी चेंज हुई है। अभी हम सही समय पे नहीं उठते हैं, और सही समय पे तो सोते ही नहीं हैं। हमारा जो डिजिटल एक्सपोजर है, चाहे वो लैपटॉप्स हों, मोबाइल्स हों, जो उनके हम जिनसे चारों तरफ घिरे हुए हैं, सोने से पहले हम उनके साथ चिपटे हुए हैं, उठते ही सबसे पहले उन्हीं से पहले लग रहे हैं। खुद के लिए हम समय उतना दे नहीं पाते। आजकल हम खा ज़्यादा रहे हैं पर अच्छे क्वालिटी का नहीं खा रहे हैं। हमारा खाना पीना आजकल इंस्पायर्ड है, और आप कहिए इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे हैं क्या खाएं, क्या क्या पिएं। और ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनका अपना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बहुत संदिग्ध है। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि जितना हम नेचर के पास जाएंगे, जितना अनप्रोसेस्ड खाना खाएंगे, हम उतने ही मजबूत रहेंगे। हमारी दादी नानी पहले मजबूत रहती थी क्योंकि वो सही समय पर उठती थी, सही समय पे खाती थी, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाती थी, और अच्छे समय पे सोती भी थी। तो वो दिनचर्या अगर अच्छी मजबूत बनी रहे तो लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन को पाया जा सकता है। अभी जैसे कि मॉडर्न साइंस बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, आयुर्वेद भी एक्टिव है, लेकिन मॉडर्न साइंस कहता है कि हमसे ज़्यादा एक्टिव कोई नहीं। और मेडिसिन जो वो बनाते हैं वो कहते हैं कि ये इंस्टेंट इफ़ेक्टिव होती है, और ये आप खाओगे तो विद इन 1 आवर्स 2 आवर्स आप एकदम फिट फाट। लेकिन हमारा मानना है कि आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, और इसी वजह से हमें अपने जीवन में आयुर्वेद को हिस्सा देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो है। आप कैसे समझ पा रहे हैं इसे? नहीं, आप सोनम बिल्कुल सही कह रहे हो। आयुर्वेद बीमारी के कारण को ख़त्म करता है, बीमारी के जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल करता है, और जो बीमारी हमें महसूस होती है उसको रेगुलेट करता है। नेचुरल मेडिसिन्स इस मामले में सुपीरियर हैं। जो सिंथेटिक मेडिसिन्स हैं, जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। अब ये समझिए, अगर कहीं हमें कुछ कमरे में कचरा दिखाई दे रहा है और हमारे पास बहुत ज़्यादा अचानक से मेहमान आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कचरा हटाने का टाइम ना हो तो उसके ऊपर एक अच्छा सा कालीन बिछा देते हैं ताकि कचरा दिखे नहीं। वो कालीन ही एलोपैथी है। उसके नीचे कचरा अभी भी है, वो और सड़ता है और बदबू मारता है और किसी और फॉर्म में बाद में दिखाई देता है, कालीन को भी खा जाता है। नेचुरल मेडिसिन क्या काम करती हैं, उस कचरे को बुहार के बाहर निकालती हैं, और तब कारपेट, धरी, चादर जो बिछाना है आप वो बिछा पाते हो। तो हम अगर सही तरीके से सही मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हम हेल्थी रहते हैं। सिंथेटिक वर्ड की जो एक थोड़ा समस्या ये है, वो ये है कि उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो जो कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल नहीं है। हमारी कोशिकाओं की, हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना हुआ है। एक एक कोशिका की अपनी अपनी सेलुलर मेमोरी है। वो नेचुरल कंपाउंड्स को पहचानते हैं। जैसे कि अगर आप एक दवा, जैसे अगर हम बात करें पैरास्टामोल की, क्रोसिन की, लोग उसे रोटी की तरह खाते हैं, हर घर में होती है। बुखार आती है, दर्द होती है, उसे लोग पॉपअप करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसको फॉलो करें, लंबे समय तक उसका इस्तेमाल किया जाए, उसके एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से लेके और दुनिया भर का लीवर प्रॉब्लम तक उसी की वजह से होता है। और जहाँ तक बात है बुखार की, आपके पास नेचुरल मेडिसिन हैं। गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। एक अच्छा फॉर्मुलेशन पतंजलि का फीबोग्रेट, हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं और पाया कि जो क्विक रेमेडी की बात है, जहाँ बात करते हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स बेटर काम करती हैं, ये मानिए सोनल जी, किसी भी तरीके से आयुर्वेदिक ड्रग्स पीछे नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमें पता होना चाहिए किस मात्रा में
कितना लेना है। जब आपने पतंजलि के साथ शुरुआत की तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको क्या टास्क दिए गए थे और किस तरीके से विजन दिया गया था जिस पर आप काम कर रहे थे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब मैंने ज्वाइन किया 2018 में, मुझे अभी तक दिन याद है, 30 मार्च 2018 में मैं ज्वाइन किया और परम श्रद्धेय आचार्य जी से पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे 2 बड़े टास्क दिए। उन्होंने कहा कि हमें आयुर्वेद की प्रस्थापना पूरे दुनिया में ऐसे करनी है कि जैसे कोई भी मेडिसिनल सिस्टम है वैसे ही आयुर्वेद को पहचाना जाए। आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में हम जानते हैं कि दवाइयाँ काम कर रही हैं, पर कैसे काम कर रही हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला टास्क ये था कि हम उन दवाइयों के मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझें, मतलब कि कार्यकारी सिद्धांत। दवा जब शरीर के अंदर जा रही है, जाके वो क्या मॉडिफिकेशन हमारे शरीर के साथ कर रही है, जो हमें हेल्दी रख रहा है, बीमारी से लड़ने में मदद कर रहा है, बीमारी से लड़ के हम जीत भी पा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है उस दवा के साथ, तो अब वो हमें पता हो। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के पास नहीं थी। एलोपैथिक मेडिसिन में आपको पता होता है कि आप क्रोसिन खा रहे हैं, अंदर जाके वो कॉक्स-2 नाम के एंजाइम के पाथवे को मॉडिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से बुखार कम हो रहा है। गिलॉय कैसे कर रहा है, हमें उसके बारे में कम पता था। पर मुझे अब आज बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि पिछले 7-8 साल में हमारी टीम ने इन्हीं पे काम किया और लगभग नए 84 फॉर्मुलेशन तैयार किए, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में डिटेल डेटा तैयार किया, बड़े-बड़े जर्नल्स में पब्लिश किया और बताया कि ये जो दवाइयाँ हैं, नेचुरल मेडिसिन्स किस तरीके से हमारे शरीर को मजबूत रखती हैं, बीमारी से लड़ने में बचाती हैं और बीमारी अगर हो जाए तो उसको परास्त भी करती हैं। पतंजलि के साथ जब आप जुड़े तो आपके सामने शुरुआत के दिनों में क्या चुनौतियां रहीं और रिसर्च का तरीका क्या रहा पतंजलि का? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं एक फार्मा बैकग्राउंड से आया था, जहाँ मैंने लगभग 15 साल फार्मा इंडस्ट्री में ड्रग डिस्कवरी में काम किया था। एक बड़ा चैलेंज ये था कि जो एक सेट नॉर्म्स हैं, जिस आधार पे दवाइयों पे रिसर्च होती है, ड्रग डिस्कवरी पर रिसर्च होता है, कैसे आप उसको आयुर्वेदा में इंटरवीन कर सकते हैं। तो थोड़ा इशू रहता है माइंड सेट का, थोड़ा इशू रहता है उन चीज़ों को सेटअप करने का। रिसर्च एक एक्सपेंसिव इंटरप्राइज है, इट्स बिकॉज वो देखने में लगता है कि ये बहुत खर्चे वाला काम है। आपको साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, हाई एंड मशीन चाहिए होती हैं, उन सबको एक साथ रखने के लिए एक मैनेजरियल स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। पतंजलि में एक अच्छी बात है, जो मेरा सौभाग्य भी है, कि परम पूज्य स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी एक बहुत ही ओपन माइंड सेट के साथ हमें आदेश देते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें एडवाइस करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चों के लिए टॉयज चाहिए होते हैं, उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता है, साइंटिस्ट के लिए वो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। और ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि परम श्रद्धेय आचार्य जी और स्वामी जी ने हमें बहुत सारे टॉयज़ अवेल कराए हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारे खेलने खिलाने के तरीके हैं, जिससे हम विज्ञान को एक खेल की तरह लेते हैं और विज्ञान के जो भी आउटपुट हैं उनको अच्छे से जनरेट करते हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जब रिसर्च होती है, वो रिसर्च और जो मॉडर्न मेडिसिन फार्मा में रिसर्च होती है, उसमें अंतर क्या है दोनों में? ये बहुत अच्छी बात है। जब हम शुरू करे थे 2017 में, तब अंतर काफ़ी ज़्यादा था और आज आप देखेंगे हम या तो उन मॉडर्न फार्मा को मीट करते हैं या बीट करते हैं। जो पैरामीटर, जो टेक्नोलॉजीज़ मॉडर्न फार्मा में यूज़ की जाती हैं, उन सब को पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उनका यूज़ करके मेडिसिनल वैल्यू को डिफ़ाइन किया जाता है। और तो और जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है नेचुरल मेडिसिन के साथ, आई थिंक शायद वो आप अब अगले प्रश्न में पूछेंगे कि जो आपके नेचुरल ड्रग्स हैं उनका करेक्टराइजेशन कैसे करें। आप अगर अश्वगंधा या गिलोय या तुलसी ले रहे हैं, आप गोवा से लें, दिल्ली से लें, राजस्थान से लें या फिर डीप साउथ से लें, इन चारों जगह से लिए हुए एक एक औषधि के बीच में अंतर होता है। इसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि ये औषधियाँ आप पहचानते कैसे हैं और चुनते कैसे हैं, क्योंकि भारत के अंदर हजारों लाखों करोड़ औषधियाँ हैं जिनके बारे में लोग आज तक जान ही नहीं पाए हैं कि आखिरकार ये किन बीमारियों में काम आती। तो आप लोग कैसे पहचान पाते हैं कि ये औषधियाँ इस बीमारी के लिए हैं, इससे व्यक्ति ठीक हो सकता है? इसका कोई एक पैरामीटर सेट है या फिर आप सिर्फ देखकर पहचानते हैं? पैरामीटर तो लगभग दुनिया में हर चीज़ का सेट है, इसका भी सेट है, पर हमारे पास परम पूज्य आचार्य जी हैं जो धन्वंतरी के सच पूछिए तो एक मानक विग्रह हैं। उनको दवाइयों को पहचानने का जो तरीका है वो एक्सेलेंट है। इट्स वेरी हार्ड कि वो करते कैसे हैं, हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं। वो बताते हैं ये दवा इस बीमारी में ऐसे काम आएगी, और जब हम उसको टेस्ट करते हैं उस बीमारी में, उसका हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है।
कुछ कुछ बातें हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं, चरक संहिता में सब कुछ लिखा है, कौन कौन सी दवा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगी। पर जो बड़ी वाली बात है कि हमें ये डिफाइन करना कि जिस दवा पे हम काम कर रहे हैं उस दवा के घटक कौन कौन से हैं, उसका क्या हम एक तरीके से फिंगर प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सबके पास आधार कार्ड होता है, आप जब अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो तो वो आपका आईडी की तरह काम करता है। तो क्या हम दवाइयों के भी केमिकल फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं? और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने लगभग 400 अलग अलग हर्बल कंपोनेंट्स का केमिकल फिंगरप्रिंट्स तैयार किया है। आप हमें अगर पाउडर देंगे तो हम उसको फिंगर प्रिंटिंग करके बता देंगे कौन सी औषधि है, ये कौन से पौधे से आई है और ये किस बीमारी में इस्तेमाल की जा सकती है। आप कई सालों से पतंजलि से जुड़े हुए हैं। एक सवाल मेरा ये है कि जब ये मिश्रण तैयार किया जाता है तो क्या पैमाना होता है, किस तरीके से आप तैयार करते हैं, या फिर अब तक आपको ऐसी कौन सी जड़ी बूटी रही जिसने सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया हो कि अरे इससे ये भी हो सकता है? ये ऐसे आश्चर्य हमें सच पूछिए हर महीने होते हैं। हर बार ऐसे ऐसे हमें कुछ बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट वाली दवाइयाँ मिलती हैं जिनके बारे में मॉडर्न सिस्टम में हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो जैसे कि अब अगर आप बात भी करें, एक पौधा इसका नाम है काकड़ा श्रृंगी, जिसके बारे में आयुर्वेद में बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक बड़ा सा ट्री है जिसको एक अगर कोई इंसेक्ट बाइट करता है तो उस इंसेक्ट बाइट के रिस्पॉन्स में वो कुछ लिक्विड को सिक्रीट करता है। वो लिक्विड वहाँ ड्राई हो जाता है, उसको हम गाल कहते हैं। आयुर्वेद में उस गाल को इस्तेमाल करके लंग्स पे अच्छा इम्पैक्ट बताया जाए है। पर हम लोगों ने जब उस गाल पे काम किया और पाया कि उसके अंदर एंटी कैंसर कैपेबिलिटी है, और ऐसा पाया कि चाहे आप बात कर रहे हो ब्रेस्ट कैंसर की, चाहे बात कर रहे हो पैनक्रियाटिक कैंसर की, चाहे बात कर रहे हो लंग्स कैंसर की, और तो और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जिसको कंट्रोल करना बहुत रिस्की माना जाता है, जिसको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है, बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन दवाइयाँ वहाँ काम नहीं करती, वहाँ पर भी काकड़ा श्रृंगी काम करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल कैपेबिलिटी भी है। वो ऐसे फंगस को भी मारता है जिस पे मॉडर्न मेडिसिन के एंटी फंगल ड्रग्स काम नहीं कर रहे होते। तो एक चमत्कारिक औषधि है। आयुर्वेद में आई थिंक ऐसी सैकड़ों हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें एक एक करके मिल रही हैं और हम उस पर रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ खुश हो रहे हैं, पूरी टीम खड़ी होकर तालियां बजा रही है, क्योंकि हमें इम्पैक्ट ऐसे मिल रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं उनकी क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड्स को कैसे हम तय करते हैं? सोनम जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में जो एक बड़ा लेकुने रहा है पिछले आई थिंक 15 या 20 साल में, ऐसा रहा है कि हम दवाइयों के स्पेसिफिकेशंस, उनके स्टैंडर्ड्स को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। आप एक देखें, किसी एक कंपनी का या किसी एक वैद्य जी का गिलोय अच्छा काम करता है, दूसरे का कम काम कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उसको हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। ऐसा ही भस्मों के साथ है। भस्मों को लेकर लोगों के अपने थॉट प्रोसेस रहते हैं, पर आप देखिए अगर सही दवा को सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हर एक मेडिसिन की स्पेसिफिकेशन ड्राइव किए जाते हैं। एक जैसे लगभग 5 या 6 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से घटक कितनी कितनी मात्रा में होंगे। कहीं कोई इसके अंदर हैवी मेटल्स तो नहीं है, कहीं इसके अंदर पेस्टिसाइड्स तो नहीं है, कहीं इसके अंदर ऐसे कंटामिनेंट तो नहीं है जो ज़मीन के साथ आ रहे हों, क्योंकि ये सब हर्ब्स हैं, और कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट तो नहीं है जो बैक्टीरिया और वायरस को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हों। तो उन सब का हम स्पेसिफिकेशन बनाकर उसके बाद ही उन यौगिकों का निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेशन को तैयार करते हैं, पैक करके टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में पूरी दुनिया को, पूरे भारत को देते हैं। एक चीज़ और, जिस तरीके से आप कई सालों से पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप काम करते चले आ रहे हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसी कोई रिसर्च आपकी जो आपको बहुत ख़ास बनाती है और उसके बारे में आप कहीं भी, आपसे बस कोई एक तार छेड़ने की देर होती है और उसके बारे में आप तमाम जानकारियाँ लोगों के साथ साझा करते हैं? तो आप वो तार छेड़ने को तैयार हैं क्या? जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं। जो स्टोरी मुझे सबसे अच्छी लगती है और जिस स्टोरी का हीरो कोरोनिल है, कोविड के टाइम पे जब पूरी दुनिया में कहीं कोई औषधि नहीं थी, लोग घर पे बैठ के तालियां और थालियां ही बजा रहे थे और सोच रहे थे कि अब कैसे इस बीमारी से लड़ें। उस दौरान परम पूज्य स्वामी और परम श्रद्धेय आचार्य जी ने पूरी टीम को इंस्पायर किया। लॉकडाउन के दौरान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में लॉकडाउन नहीं था। हमारे 200 के 200 साइंटिस्ट हर वक्त वहाँ काम कर रहे थे और हमने एक नया फॉर्मुलेशन तैयार किया सिर्फ 3 यौगिक का इस्तेमाल करके। कौन कौन से? अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। हमने पहली बार ऐसा बताया कि अश्वगंधा के अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कोविड वायरस को हमारे सेल्स के साथ
अटैच करने से रोकते हैं। हमने इसको कंप्यूटेशनल स्टडी से किया, इन विट्रो बायोलॉजी मतलब सेल लाइन पे काम करके देखा। हमने कोविड वायरस के जो सूडो वायरस थे वो अपने लैब में बनाए, उनका इंटरेक्शन देखा, एनिमल मॉडल्स पे काम किया, ज़ीब्रा फिश पे काम किया, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स किए। जब पूरी दुनिया में कहीं कुछ ट्रायल्स नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सब जगह लॉकडाउन था, पतंजलि ने पहला क्लिनिकल ट्रायल कोविड का जो सक्सेसफुल था वो पतंजलि ने निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ मिलकर किया और हमने पहली बार ये पब्लिश भी किया बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में। इसका नाम फाइटोमेडिसिन है और पहली बार ये बताया कि अगर आप आयुर्वेद की औषधियों को सही मात्रा में इस्तेमाल करें तो आप कोविड से लड़ सकते हैं। और कोरोनिल का जनरेशन उसी पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ और हमें लगा कि हाँ, एज ए साइंटिस्ट हम मानव जाति के लिए कुछ कर रहे हैं। पूरी टीम के अंदर एक गौरव की अनुभूति आई और वो आज तक हमारे साथ है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हम कोरोनिल से बहुत आगे आ चुके हैं, लिवर की बीमारियों से लेके किडनी की बीमारियों तक, ब्रेन की बीमारियों से लेके हार्ट की बीमारी तक, स्किन से लेके पैनक्रियाज तक, और ऐसे ऐसे एरिया जहाँ कोविड की बात अलग अलग इम्पैक्ट आने शुरू हुए थे वहाँ भी सही नई नई औषधियाँ काम कर रही हैं। आयुर्वेद में फिक्स फॉर्मुलेशन 2-4 बीमारियों के अच्छे से बने हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन तो काफ़ी सारे ही हैं, पर आप बात करें कि पहली बार थायराइड के लिए भी एक फॉर्मुलेशन है थायरोग्रिड जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने तैयार किया, जो हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि जहां हम स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं और हर एरिया में आपको सक्सेसफुल जैसे डेटा कि मिल अभी रहा है। आपने बात करी थायराइड को लेकर के, तो हमने देखा है कि लोगों के अंदर 2 तरीके से थायराइड्स होती हैं। एक तो जो मोटापा बढ़ाने का काम करती है और दूसरा शरीर को सुखाने का भी काम करती है। तो क्या इन दोनों पर आयुर्वेद के जरिए काबू पाया जा सकता है, खत्म हो सकती है जड़ से? बिल्कुल पाया जा सकता है। देखिए, थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है, लगभग 25 ग्राम की है, तितली की शेप की है, आपके यहाँ पर है। इसका कंट्रोल हमारे शरीर की एक और मास्टर ग्लैंड करती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड है एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन को बनाती है। अगर TSH जो एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल कम हो तो थायराइड ग्लैंड बड़ा होने लगती है, उसका लेवल ज़्यादा हो तो ग्लैंड छोटी होने लगती है। तो इनके अपने अपने इम्पैक्ट हमें दिखाई देते हैं। आयुर्वेद होलिस्टिक तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है जिसका नाम थायरोग्रिड है, ये विकृतियों को दूर करने वाला फॉर्मुलेशन है। मतलब कि जैसी विकृति है वैसा ठीक कर देते हैं। अगर बड़ा हुआ है तो छोटा कर देते हैं, अगर छोटा है तो बड़ा कर। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में जन्मजात कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी मानते हैं और जो रिसर्चर्स हैं वो भी मानते हैं कि ये जड़ से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे कि घेगा हो गया, सूखा रोग हो गया, और तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो जन्मजात बच्चों में आती हैं और कहते हैं कि ताउम्र रहती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती। ये संभव है कि वो बीमारियां आयुर्वेद से जड़ से ख़त्म हो जाए? बिल्कुल हो जाते हैं। आप जो एक पहले प्रश्न पूछे थे कि हमें रोज़ आश्चर्य कब कब होता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। जो बीमारी आप कह रहे हैं इनको हम जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं क्योंकि हमारे जीन्स में हमारे माता पिता के साथ वो आ रही होती हैं। वो जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज रहता है। मॉडर्न सिस्टम में उनको कहा जाता है कि उनको आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो, क्योर या ट्रीट नहीं कर अभी सकते। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों में आंखों की रोशनी जो है बहुत कम उम्र में कम होने लगती है, उनको दूर चश्मा लग देखने जाता है, में दिक्कत आती है। प्रॉब्लम्स होती है, चश्मे लग जाते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे परेशानी भी उनके साथ बढ़ती है। तो इस पे कैसे काबू पा सकते इसका आपको हमें कारण ढूंढना पड़ेगा और उसका कारण है हमारा डिजिटल एक्सपोजर। आजकल जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो छोटे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम कम देना चाहती हैं तो अपने किचन में काम करती हैं और बच्चों को क्या देती हैं? मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, कि भाई तुम इस पे गेम चलाओ, तब तक मैं खाना बना रही हूँ या तब तक मैं और कुछ काम कर रही हूँ, या खुद मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तुम इस पर गेम खेलो। तो होता क्या है, ये जो स्क्रीन है इनसे एक ब्लू कलर का रेडिएशन निकल रहा होता है। वो छोटे बच्चों की बड़ी होती हुई आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, तो उनकी आंखों पर इसके दुष्प्रभाव आते हैं। और चूंकि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट उनकी आंखों से बिल्कुल एक फिक्स दूरी पे बहुत देर तक रहता है, तो जो आंखों की मांसपेशियां हैं वो हर वक्त वहीं फोकस कर रही होती हैं, दूर का देखने में उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एक बड़ा कारण है, जो हमारा एक सोशल चेंज है, सामाजिक तौर पर हमारे रहने सहने का तरीका बदला है, छोटे बच्चों की आंखों की दिक्कत आने का एक बड़ा कारण ये है।
मतलब आप देखेंगे 2 साल के 4 साल के बच्चे जो ढंग से बस अभी अच्छी बात बोल ही रहे होते हैं, वो भी चश्मा लिए घूम रहे होते हैं, उसका यही कारण रहा है। तो अगर हम इस चीज़ों से थोड़ा बचें, अपने स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें, बच्चों को बाहर भी ज़्यादा खेलने भेजें, तो आई एम श्योर इससे लड़ा जा सकता है। आज के दौर की जो मातृ शक्तियां हैं, जिन्हें हम जननी भी कहते हैं, माँ भी कहते हैं, और आज का जो मॉडर्न युग है उसमें मम्मा, मम्मी तमाम चीज़ें कहते हैं, तो उनकी सेहत के लिए पतंजलि के ख़जाने में क्या है? वाह! ये आपने बड़ा अच्छा पूछा। तो 2 बड़ी मेडिसिन्स हैं। देखिए माताओं बहनों का एक जो बड़ा दिक्कत रहता है वो उनके जो हर महीने आने वाले दोस्त हैं उनके बारे में रहता है। तो उनके लिए एक फ़ॉर्मूलेशन है जिसका नाम है नारी सुधा, और अभी इसका जो नया नाम है नारी कांति, जो एक सिरप के फॉर्म में आता है और एक टैबलेट के तौर पे भी आता है। उनका इस्तेमाल करके वो अपने आप को हेल्दी, हैप्पी, फिट रख सकते हैं, और उसके साथ-साथ जो हार्मोनल चेंजेज़ हैं उनको भी रेगुलेट किया जा सकता है। और जो बात आपने थोड़ी देर पहले कही थी वो थी आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। महिलाओं में ये दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए अगर वो सही मात्रा में हरी सब्जियों का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, तो इस सिचुएशन से भी लड़ा जा सकता है। जो हमारे और 2 फॉर्मुलेशंस हैं, जो और औषधियाँ हैं, इसका एक का नाम है हीमोग्रिट, जो हमारे रक्त के लिए पावर देने का काम करता है। माताओं बहनों में उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी हमें अमूमन देखने को मिल रहा है कि 40 से और 50 के बीच के जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के अंदर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पर गिरे और उनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो गई। इस पर आयुर्वेद की तरफ से क्या रिसर्च की जा रही है? तो देखिए हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण हैं स्वामी जी। एक तो जो बड़ा कारण है वो ये है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, उसमें योग बहुत हेल्प करता है। अगर हम सही समय पे सही योग करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। आज के मॉडर्न युग में, आधुनिक समय में हम सब कुछ तो अच्छा पा रहे हैं पर स्ट्रेस को अपने ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस बच जाए, हार्ट को हम ठीक कर सकते हैं। दवाइयों की बात करें तो अर्जुन घनबटी, अर्जुन जो एक बड़ा अच्छा आयुर्वेद का प्लांट है, एक अच्छा पौधा है, उसकी छाल से बनी हुई वो औषधि है जो हार्ट को पावर देने का काम करती है। हार्ट के जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, कि एक बार में कितना ब्लड हमारा हार्ट पंप आउट कर रहा है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, वो मोटर की तरह है, ज़िंदगी भर चलता ही रहता है, कभी आराम नहीं करता। तो करता तो है खैर, दोनों हार्ट बीट के बीच में जो छोटा सा गैप होता है, कुछ माइक्रो सेकंड का, तो हमारा हार्ट आराम कर रहा होता है। उस आराम को हम अच्छा बना के रखें, उसके लिए अर्जुन घनबटी अच्छा काम करती है। अर्जुन के इम्पैक्ट से हमने बड़े अच्छे फाइंडिंग देखे हैं कि हम हार्ट फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, और जो हार्ट की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो आपने बताई, उनसे भी लड़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हमने देखा कि पतंजलि बहुत ज़्यादा विवादों में रहा। खान पान की जो चीज़ें हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेकर के कहा गया कि जैसे आपने सुना होगा कि पतंजलि के घी को लेकर के, शहद को लेकर के तमाम सवाल उठे कि जो इनका पैरामीटर है वो सही नहीं है, शुद्धता का पैरामीटर इनका ख़राब है। तो क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये सिर्फ बयानबाजियां हैं या सिर्फ अफवाहें हैं? आप तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नहीं, आप सही प्रश्न पूछे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं राज टीवी के माध्यम से अपनी बात ये सबको बताना चाहता हूँ कि घी को लेकर जो बात हुई थी, कि जिस पैरामीटर की बात की गई थी, वो पैरामीटर एक बहुत स्ट्रिंजेंट पैरामीटर नहीं है। मतलब कि वो पैरामीटर ये था कि अगर आप घी को गर्म कर रहे हैं तो कितना हिस्सा उसका वोलेटाइल है, मतलब कितना हिस्सा हवा में उड़ के आ रहा है, उसको आप डिफाइन करते हैं। गाय के घी के अंदर ये नंबर नेचुरली ही वेरी करते हैं। तो जो भारत सरकार ने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं, वो पैरामीटर भी भारत सरकार हर कुछ साल में उसको चेंज करती रहती है। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो भी उसको अलग तरीके से देखते हैं। पतंजलि घी के हमने वो पैरामीटर्स लगभग पिछले 200 बैचेस के इकट्ठा करके देखा, क्योंकि मेरी टीम ने इसको इंडिविजुअली काम करके देखा और नापा और पाया कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट एक पैरामीटर को लेके होते हैं, ये घी के सब पैरामीटर उसमें अच्छे तरीके से मीट करते हैं। तो देखिए, सेलेक्टिव केस में एक को पकड़ के एक देखना। चीज़ और ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुराग। कहा गया कि ब्रांड बड़ा हो तो कानून मायने नहीं रखता है,
दरकिनार कर दिया जाता है। तो क्या पतंजलि की तरफ से जो नियम कानून थे वो वाकई में दरकिनार किए गए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा नहीं है। पतंजलि एक ऐसी संस्था है जो अपने देश के, अपने राष्ट्र के हित में हमेशा सोचती है। जितने भी कानून हैं वो हमेशा सर्वोपरि हैं और पतंजलि उन सब कानून का पूरा सम्मान करता है और उनके जो भी फ्रेमवर्क हैं उस फ्रेमवर्क में रह के ही हम लोग काम करते हैं। जो आप जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं वो किसी दवाई को लेके नहीं हुई थी, वो एडवर्टाइजमेंट को लेके हुई थी कि आप भारत देश में, बाहर तो शायद कर सकते हैं, भारत देश में आप शायद दवाइयों का ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, ऐसा एक प्रचार नहीं कर सकते कि ये दवा इस बीमारी को ठीक कर देगी। ये एक ऐसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लिखा हुआ है जो अंग्रेजों के समय का है। उस एक्ट के तहत, क्योंकि अभी वो एक्ट इन फोर्स है, उसके तहत आप ऐसे ऐड दे नहीं सकते। तो लेकिन हम देखते हैं कि गली गली नुक्कड़ पे तमाम पर्चे लगे होते हैं कि यहाँ इस दवा खाना जाइए तो ये आराम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। क्या उन पर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती? पतंजलि एक बड़ा ब्रांड है, विदेशों में भी इसकी पहचान है, बाबा रामदेव की वजह से इसकी एक अलग पहचान है। तो क्या सारे नियम कानून पतंजलि पर ही लागू होते हैं? ये पतंजलि का सौभाग्य है कि सब लोग पतंजलि को इतने ध्यान से देखते हैं और जब ध्यान से देखते हैं तो इतना कुछ बताते हैं। पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जितने कानून हैं, उन सब कानून की परिभाषाओं में पतंजलि का एक एक टास्क, एक एक प्रोसेस अच्छे से फिट बैठता है। हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं और रहना भी चाहिए। हम एक देश के लिए काम कर रहे हैं, स्वदेशी हमारा कोर है और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी और जो छोटी कंपनियां हैं या छोटे एड्स हैं, और आप दुनिया भर के दवाखाने देखते हैं, अगर आप ट्रेन से जाएं तो पटरियों के दोनों तरफ वो ऐड चल रहे होते हैं। एक्चुअली जो एक्ट है जो मैं आपको बता रहा था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1954 वाला है, उसके परव्यू में ये सब भी आते हैं। पर वही है कि शायद कोई उनसे इतना बात नहीं करना चाह रहा है। पतंजलि पे कृपा दृष्टि बनी रहती है तो अच्छा है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम भी अलर्ट रहते हैं, इससे हमारे प्रोसेस भी मजबूत रहते हैं और हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। एक संस्था के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, एक संस्थान के तौर पे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहें और ऐसे जो एपिसोड्स हैं ये हमें उसी तरफ लेकर जाते हैं। आखिरी 20 सेकंड, आप स्वदेशी के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए क्या कहना चाहते? ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी भारतवासी को करनी चाहिए। हम जो हैं आज वो अपनी इस धरती की वजह से हैं। जो कुछ भी हमें करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, वो ऑन प्रायोरिटी चलनी चाहिए। हम चीज़ें जो इस्तेमाल करें अपने देश में बनी हुई करें तो देश का पैसा देश में ही रहेगा और जब देश का पैसा देश में रहेगा तो हमारा देश एज एन नेशन ग्रो करेगा और हम दुनिया की वो महाशक्ति बन जाएंगे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं कि हम 2045-70 तक एक बड़े विकसित देश के तौर पर दिखाई दें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने राष्ट्रीय टीवी को इतना लंबा वक्त दिया, अपने तमाम जो अनुभव थे वो राष्ट्रीय टीवी के साथ, उनके दर्शकों के साथ आपने साझा किए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग। थैंक यू सोनम जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू।